चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं आपके साथ आ रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि हमने रिजर्वेशन का पहले पार्ट में आपको बताया था कि आपको कैसे रहकर, न्यूट्रल रहकर, निष्पक्ष रहकर रिजर्वेशन के बारे में समझना है। और पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़े हद तक कुछ एग्जाम्पल दिए थे रिजर्वेशन को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे कि रिजर्वेशन एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपको रिजर्वेशन की ये सारी चीजें हमने बताया था कि विवाद क्यों है, इस पर हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे जाकर यहाँ पर समझना है इस कॉन्सेप्ट को। और फिर मैंने आपको इसकी मूल धारणा के बारे में कुछ एग्जाम्पल समझाया। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। आईएएस का एग्जाम्पल लेकर समझाया था। एक फैमिली में कुछ बच्चे हैं, अगर उनको 2 लीटर दूध लेके समझाना है वो समझाया मैच को। लेकिन अब हम बात करेंगे इक्वालिटी को लेकर, समझेंगे और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, अगर हमने इक्वालिटी की बात सुनो, समानता की बात, समानता के दो कॉन्सेप्ट, एक होता है नेगेटिव इक्वालिटी, या आप कह सकते हैं नकारात्मक समानता, और एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहेंगे सकारात्मक समानता। ये नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता बेसिकली है क्या, अगर इसके बारे में हम डिटेल में समझें तो हमें समझ में आता है कि है तो दोनों ही समानता, लेकिन जब आप ये समझ जाओगे कि नेगेटिव समानता और पॉजिटिव समानता क्या है, और फिर जब आप समझ जाओगे कि भेदभाव क्या है, तब आप ये बता पाओगे कि जो आरक्षण है वो एक्चुअल में किसके खिलाफ है, समानता के खिलाफ है कि नेगेटिव समानता के खिलाफ है कि पॉजिटिव समानता के खिलाफ है या भेदभाव के खिलाफ। ये चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। देखो, नेगेटिव समानता ये होता है, अगर मान लो किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में अगर ये बात रख दी जाए कि कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, रूल सबके लिए समान, मतलब चाहे आप वंचित वर्ग से हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे जैसे भी हो, सबके लिए एक रूल समान होगा। तो उसके अंदर कोई भेदभाव जैसी कोई बात नहीं रखी जाएगी। ऐसे थॉट को, इस तरीके की समानता को किताबों में नेगेटिव समानता बोला गया है, नकारात्मक समानता इनको बोला गया है। ठीक है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वो था, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वो था जिसके बारे में हम लोग को बात करनी। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये है कि भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, लेकिन व्यक्ति से मंजिल की दूरी समान रखें। व्यक्ति से जो मंजिल की दूरी है वो समान रखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर फैमिली में ए और बी है, समानता रहेगी, लेकिन अगर बी कमजोर है तो हम बी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। इस तरीके से अगर हम मैच की बात करें तो 6 फीट की दूरी है, ये 4 फीट की हाइट है, इसके लिए ये 4 फीट था, ट्रैक बॉल जहां डाली जाती है, इसके लिए ये 6 फीट था, इसको बराबर करेंगे। ये पॉजिटिव इक्वालिटी है। आईएएस का पेपर है, इनको इतनी सुविधाएं दी गई है, पहले से ही सुविधा वाला, इसको सुविधाएं नहीं मिली है उतनी, इन दोनों में ये आगे है, इसके लिए हम समान रखेंगे। मतलब ये होती है पॉजिटिव इक्वालिटी। कोई भेदभाव नहीं होगा, व्यक्ति से मंजिल की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इक्वालिटी, और ये कहेगा नेगेटिव। आपको फैसला लेना है कौन सी इक्वालिटी मायने रखती है, पॉजिटिव इक्वालिटी मायने रखती है या नेगेटिव। शुरू में जो समानता लाई गई थी वो नेगेटिव समानता ही लाई गई थी, इक्वालिटी लाई गई थी, नेगेटिव इक्वालिटी थी। उसमें कई सारे आर्टिकल हैं। जब मेरा आप वो वाला
लेक्चर आप पढ़ोगे केशवानंद भारती केस वाला, तो मुद्दा ही इसी पे था कि समानता का अधिकार, और बाद में आरक्षण को लेकर मुद्दा आया, वही मुद्दा था वो। आज हम आरक्षण को समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव इक्वलिटी ये है कि व्यक्ति से वंचित की दूरी समान रखेंगे। अगर कोई वंचित वर्ग है और कोई मजबूत वर्ग है, तो पहले हम वंचित और मजबूत को सामने लाएंगे, फिर कॉम्पिटिशन हम करेंगे। इसी पे अगर हम भेदभाव की बात करें, अगर हम भेदभाव की बात, तो भेदभाव भी दो प्रकार का होता है। अगर हम भेदभाव की बात करें, तो भेदभाव भी दो प्रकार के होते हैं। शोषणात्मक भेदभाव और दूसरा भेदभाव जो होता है संरचनात्मक भेद। मतलब शब्द से ही आपको मालूम चल रहा होगा, एक भेदभाव कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें किसी का शोषण हो जाता है, और एक भेदभाव इसलिए किया जाता है किसी को बचाने के लिए किया जाता है। शोषणात्मक भेदभाव और संरचनात्मक भेदभाव, कई सारे एग्जाम्पल, पहले जो अगर हम वैदिक काल में जाएं या पहले कुछ भी जाएं, तो शोषणात्मक भेदभाव हुआ था। दलित वर्ग को पढ़ने की छूट नहीं होती थी, उनको लोग टच नहीं करते थे, उनको कहीं बैठने नहीं दिया जाता था, बड़े समाज में उनके ऊपर शोषण होता था। ऐसे तमाम से एग्जाम्पल है, केरल में है, कर्नाटक में है, अमेरिका में जो दासों के साथ हुआ, वो सब क्या था, शोषणात्मक भेदभाव। मतलब ये भेदभाव जिससे सेकंड वाले का शोषण होगा। संरचनात्मक भेदभाव ये है, इस तरीके का भेदभाव करिए जिसमें किसी को बचाया जा सके, किसी का संरक्षण किया जा सके, किसी को ऊपर लाया जा सके। तो चूंकि उस समय शोषणात्मक भेदभाव चल रहा था, इसलिए शोषणात्मक भेदभाव को खत्म करने के लिए नेगेटिव समानता है। नेगेटिव समानता से क्या हुआ, अब सबको बराबर कर दिया गया, सारे रूल सेम हो गए। मतलब जैसे एक बड़ा वर्ग रहेगा वैसे एक छोटा वर्ग रहेगा, जहां बड़ा वर्ग खाएगा वही छोटा वर्ग खाएगा, जहां पे राशन बड़े वर्ग को मिलेगा वही राशन छोटे वर्ग को मिलेगा। एक ही दुकान होगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वंचित वर्ग नहीं खरीद सकता। सबको बराबर कर दिया गया, सारे नियम पूरे देश में बराबर कर दिए गए। और जब नेगेटिव समानता आई तो शोषणात्मक भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय शोषणात्मक भेदभाव हो रहे थे, शोषण हो रहा था लोगों का। उन शोषणों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने नेगेटिव समानता। मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले या आज से 100 साल 1000 साल पहले कुछ वंचित वर्ग थे, उन पे काफी शोषण हुआ। कुछ अच्छे लोग, बड़े लोग, रिच लोग, वो लोग शोषण किए। नेगेटिव समानता ला दी गई कि आज से सब बराबर। लेकिन जो बराबर है, जो यहाँ पर पहले से है और जो यहाँ पर ये, इनके अधिकार तो बराबर हो गए, ये इनके ऊपर आप शोषण नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कहीं पे कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी चीज होगी, वहां पर ये तो हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि 1000 साल पहले ये आगे आ चुके हैं, और ये तो नीचे है, तो इनके लिए वो दूरी तो हमेशा दूरी है। हाँ, अब शोषण इनके ऊपर नहीं हो रहा है, वो मान लिया जाता है। लेकिन शोषण तो ठीक है, लेकिन जो 1000 साल पहले हुआ है, जिसकी वजह से वो पीछे, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए लेके आया गया पॉजिटिव। इसके लिए लाया गया पॉजिटिव इक्वलिटी। पॉजिटिव, देखो नेगेटिव इक्वलिटी जो होती है वो शोषणात्मक भेदभाव को बिल्कुल खत्म कर देती है। यहाँ पे शोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोग बराबर हो। तुम मुझे झापड़ मारोगे तो मुझे भी अधिकार है कि मैं तुम्हें झापड़ मारूं। लेकिन जो पहले से ही पीछे थे, उनको आगे कैसे लाए? अब से सब बराबर है, तो भैया जो पीछे नुकसान हुआ है वो कौन भरपाई करेगा? उसके लिए पॉजिटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आया कि इसके लिए पॉजिटिव इक्वलिटी बढ़ाया।
और पॉजिटिव इक्वलिटी क्या करती है? संरचनात्मक भेदभाव को बढ़ाती है। नेगेटिव इक्वलिटी क्या करती है? नेगेटिव इक्वलिटी शोषणात्मक भेदभाव को खत्म करती है, लेकिन जो पॉजिटिव इक्वलिटी है वो क्या करती है? संरचनात्मक भेदभाव को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, जिससे हम लोग संरक्षण पैदा करते हैं, जिससे जो वंचित वर्ग है उसको ज्यादा मौका मिलता है, और जो पहले से संपन्न है उनसे मौका छीन कर इनको दिया जाता है, और ये करना भी चाहिए, उचित भी है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन दिया गया, वो चूंकि समानता के खिलाफ नहीं दिया गया। आरक्षण समानता के खिलाफ नहीं है, आरक्षण बेसिकली नेगेटिव समानता के खिलाफ। भाई नेगेटिव समानता क्या करता है? सबको बराबर का अधिकार देता है। तो जो आरक्षण हुआ, जो कोटा हुआ, जो रिजर्वेशन हुआ, वो बेसिकली इसके खिलाफ है। आप अगर कहते हैं कि समानता के खिलाफ है, तो जी नहीं, वो समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि नकारात्मक समानता के अधिकार के खिलाफ। ये आप कह सकते। और नकारात्मक समानता क्या है? नकारात्मक समानता कहती है वो शोषण खत्म करती है, वो सबको बराबर करती है, लेकिन जो पीछे हैं उनको आगे लाने का मौका कौन देता है? तो वो पॉजिटिव इक्वलिटी से ही संरचनात्मक भेदभाव को बढ़ाए। ये अभी तक जो हमने बात किया वो इंडिविजुअल बात, इंडिविजुअल ग्रुप के लिए बात, किसी एक व्यक्ति के लिए बात किया, किसी एक समाज के लिए। लेकिन अब जो बात होगी वो बेसिकली सामाजिक भेदभाव के बारे में बात किया जाएगा। सामाजिक भेदभाव और सामाजिक न्याय। सामाजिक भेदभाव बेसिकली जैसे कहीं पे नस्लों को लेकर भेदभाव होता है, कह सकते हैं रेस जिसको कहते हैं, नस्ल को लेकर भेदभाव होता है। भारत में जात को लेकर भेदभाव होता है। इसके कई सारे प्रमाण है, कई सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं। कहीं कहीं पे जेंडर को लेकर भेदभाव होता है, पुरुष और महिला के खिलाफ। सामाजिक भेदभाव क्या होता है? जो रेस को लेके हुआ, जात को लेके हुआ, जेंडर को लेके हुआ, रिलीजन को लेके हुआ, धर्म को लेके हुआ, या बड़े और गरीब लोग, इकोनॉमिक को लेके हुआ, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ ये जो भेदभाव ये कहलाता है सामाजिक। इसके कई सारे एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं उस एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। केरल में एक एग्जाम्पल सुनने को मिलता है, अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा। जिसे हम लोग कहते थे नांगेली की कहानी। आप गूगल पे सर्च मारिएगा इंटरनेट पे नांगेली की कहानी, तो आपको समझ में आएगा। केरल में एक निम्न स्तर के लोगों पर, जो वंचित वर्ग हुआ करता था, जो निम्न स्तर पे हुआ करता था, उनके पुरुष और मेल और फीमेल को एक टैक्स देना पड़ता था। मेल को जो टैक्स देना पड़ता था वो हेड टैक्स हुआ, मतलब वो सर उठा के आप सब पे कपड़ा रख के नहीं चल सकते बड़े लोगों के बीच। अगर ऐसा करते हैं तो उनको हेड टैक्स देना पड़ता था। फीमेल को जो टैक्स देना पड़ता था वो ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। बहुत ही अजीब सा टैक्स था। ये था कि महिलाएं जो हैं, जो निम्न वर्ग की महिलाएं होंगी, वो जो बड़े लोग होंगे, जो बड़ी जात के लोग होंगे, उनके सामने वो कपड़े पहन के नहीं जा सकते, ऊपर का हिस्सा उनका पूरा खुला है। तो उसके लिए उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, हेड टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके के नियम थे निम्न वर्गों। कहीं जाके 1924 में यह नियम खत्म किया। और सारे एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सामाजिक भेदभाव के शिकार बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को लोग एक जाति
के रूप में सूचित करते हैं वो गलत है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जितने अपनी जात के लिए काम किया उससे ज्यादा उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया है। तो बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, डबल पीएचडी थे। अब सवाल यह है कि उनको पढ़ने का मौका मिल कैसे गया। तो उनके जो पिता थे वो इंग्लिश आर्मी में एक सैनिक के रूप में काम किया करते थे, जिसकी वजह से वो अपने पूरे परिवार के 14वें बच्चे थे। उनके परिवार में 14 बच्चे थे, 14वें बच्चे खुद बी आर अम्बेडकर थे और इनको एक मौका मिल गया पढ़ने का। और चूंकि आर्मी में इनके पिताजी सैनिक थे तो इस वजह से इनको मौका मिल गया स्कूलों में जाने का, वरना वंचित वर्गों को या दलित को ये मौका नहीं मिलता था पढ़ने वढ़ने में, कुछ नहीं था, लेकिन इनको मिल गया और इन्होंने पढ़ाई किया, डबल पीएचडी किया। और कहा जाता है संविधान सभा में जितने लोग थे उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति थे तो बी आर अम्बेडकर। इनके साथ भी बहुत कोवड़ हुआ था कि स्कूल में कुछ चटाई लेके जाते थे, स्कूल क्लास के अंदर इनको बैठना अलाउ नहीं था, बाहर बैठना था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक वर्ड लिखा है, नो प्यून नो वाटर। मतलब जहां पे पीने की पानी की व्यवस्था होती थी वहां पर ये जाके पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वहां बड़े जात के लोग जाते थे। तो अगर प्यून जो होता था वो प्यून जो है वो पानी निकाल के ऊपर से इनको पिलाता था। अगर उस दिन प्यून नहीं आया तो पानी पीने का इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, नो प्यून नो वाटर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सामाजिक भेदभाव के ही शिकार हुए थे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे एक नादर समुदाय था, ये जितने भी नाम मैं लिख रहा हूँ ये ताकि आप इंटरनेट पे सर्च मारेंगे आपको मिलेंगे। नादर समुदाय था। नादर समुदाय में भी एक चीज होती थी, यहाँ पे एक औरत ने फांसी लगा दी तो 1859 में जाकर वो टैक्स खत्म किया गया था। नादर समुदाय के ऊपर भी काफी शोषण हुआ करता। इस तरीके के सामाजिक भेदभाव से जब निकला है कोई वंचित वर्ग निकला है तो हमें अधिकार है या हमें चाहिए इनको उस लेवल तक पहुंचाना। ये है तो मूल धारणा जो आरक्षण का था वो बेसिकली ये। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सामाजिक न्याय की बात होती है। और फिर जब सामाजिक भेदभाव बढ़ा तो उसके लिए फिर एक स्टेप उठाना जरूरी था, जिसको कहा गया सामाजिक या कह सकते हैं सोशल। देखो जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो इसके लिए पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो स्टेट होता है वो स्टेट किस तरीके का होता है। स्टेट दो तरीके के होते हैं। स्टेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पुलिस स्टेट और एक होता है वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या अंतर? देखो पुलिस स्टेट जो होता है इसका काम केवल क्या होता है, लॉ और ऑर्डर। सही, पुलिस स्टेट कहता है कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लेकिन वेलफेयर स्टेट कहता है कि लॉ और ऑर्डर तो मेंटेन होगा ही होगा, साथ में कल्याण भी करने का काम वेलफेयर स्टेट करती है। किसका कल्याण? जो कल्याण के लाभ से वंचित रहे। तो वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या करती है, ऐसे सिचुएशन में सकारात्मक कार्रवाई, जिसको अफर्मेटिव एक्शन था। वेलफेयर स्टेट ने क्या किया, इन सब के लिए जो ऐसे वर्ग थे इनके लिए सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई किया, एफर्मेटिव एक्शन। अब जो एफर्मेटिव एक्शन था, जो सकारात्मक कार्रवाई थी, ये दो तरीके से की जा सकती है। जो सकारात्मक कार्रवाई थी ये दो तरीके से की जा सकती। वो दो तरीके कौन से? एक तो है वरीयता, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस, और दूसरा जो था वो था आरक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन।
कि वरीयता और आरक्षण में बेसिकली अंतर क्या है। अगर हम इसको समझे तो वरीयता का मतलब होता है, वरीयता दो तरीके से दी जाती है, या तो सबको बराबर वरीयता दी, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ प्रेफरेंस देना है। मतलब सबको, कुछ लोगों को प्रेफरेंस आप दे दीजिए, जैसे कुछ लोग हैं निम्न वर्ग के हैं, वंचित हैं, तो उनको प्रेफरेंस दे दीजिए, उनको एक्स्ट्रा। और दूसरा होता है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ प्रेफरेंस दे दीजिए। दो तरीके की प्रेफरेंस होती है वरीयता, एक तो सबको बराबर वरीयता दे दीजिए, या दूसरा किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ वरीयता दे दीजिए। इसको समझेंगे कि ये प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है, उस बात को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, बराबर वरीयता की बात करें, इस तरीके से समझिएगा। अगर मान लो कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके नंबर आ गए 700, 1000 में से उसके नंबर कितने आ गए? 700 आ गए। कोई एससी कैटेगरी का है, उसके भी नंबर कितने आ गए? 700 आ गए। और कोई एससी कैटेगरी में फीमेल है, महिला है, उसके भी नंबर कितने आ गए? जब तीनों के नंबर बराबर 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 आ गए, 1000 में से सबके 700 आ गए, तो अब इन तीनों में से किसका चयन किया जाए? मान लो चयन किसी एक का होना है, तो जनरल का हो, केएससी का हो, केएससी फीमेल का हो। ऐसे सिचुएशन में हम प्रेफर करते थे वंचित वर्ग को। और वंचित वर्ग कौन कौन से? एससी एसटी है, लेकिन एसटी में महिलाएं हैं, तो महिलाएं ज्यादा वंचित है, तो हम इसको सिलेक्शन देते। अगर हमें 2 सीटों पर सिलेक्शन करना है तो पहले में एससी फीमेल करेंगे, दूसरी पे एसटी को करते। अगर हमें 3 सीटें करनी है तो पहला ये, दूसरा ये, तब जाके तीसरा ये होगा। मतलब योग्य भी होना चाहिए, योग्यता में हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर बराबर नंबर आ गए, हमें एक ही चाहिए या 2 चाहिए 3 में से, तो हम 2 उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो वंचित वर्ग के होंगे, जो निम्न वर्ग से। ये कहलाता था बराबर का। दूसरा प्रेफरेंस दिया गया एक्स्ट्रा एफर्ट के। एक्स्ट्रा एफर्ट का साथ मतलब ये हो गया, अगर बोल दिया गया कोई एससी है तो हम उसको 15 नंबर बढ़ा के दे देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई एसटी है तो उसको हम लोग 18 नंबर बढ़ा के दे देंगे। अगर कोई एसटी में फीमेल है तो उसको हम लोग 20 नंबर बढ़ा के दे देंगे। अगर कोई एसटी में फीमेल है तो उसको हम लोग 22 नंबर बढ़ा के दे देंगे। मतलब जितना भी स्कोर रहेगा उसमें इतने नंबर हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और ऐसे तमाम, अगर कोई ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है तो उसको हम लोग मान लो 10 नंबर बढ़ा देंगे। ओबीसी है मान लो तो इसको हम लोग 7 नंबर बढ़ा देंगे। इस तरीके कि जब आपका कंपटीशन होगा, जितने भी आपके नंबर आएंगे, उस नंबर में आपकी कास्ट को देखकर, आपके स्टेट को देखकर आपके नंबर को बढ़ा देंगे। उसके बाद देख लेंगे कितना कट ऑफ आ रही है, क्या है। अगर आप इतने नंबर बढ़ाने के बाद अगर उपयोग हो जा रहे हैं तो आपकी नौकरी दे दी जाएगी। ये कहलाता था प्रेफरेंस। ये सकारात्मक कार्रवाई के अंदर प्रेफरेंस है। क्लियर? समझ में आई बात? प्रेफरेंस समझ में आया? जिसको हम लोग कहते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? वेटेज दे। इसको हम लोग क्या कहते थे? वेटेज दे। इन लोग को हम इतने नंबर का वेटेज दे रहे हैं। ये काफी वंचित वर्ग से है, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे, तो हमसे पीछे है, तो इतना नंबर हम इनको एक्स्ट्रा दे देते हैं। उसके बाद जो योग होगा वो आ जाएगा। लेकिन आरक्षण ये नहीं था। ये क्या था? इसको हम लोग क्या कहते थे? प्रेफरेंस। और ये काफी जगह चलता है, अमेरिका में चलता है। ठीक है, प्रेफरेंस का हिसाब किताब अमेरिका में चलता है, अमेरिका कई स्टेट में चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आरक्षण केवल इंडिया में, कनाडा में भी है, जापान में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, बड़े बड़े देशों में, न्यूजीलैंड में भी है। ठीक है, अमेरिका में प्रेफरेंस चलता है, ब्रिटेन में भी प्रेफरेंस चलता है, यूके के जितने भी है प्रेफरेंस चलता है, लेकिन कुछ जगह आरक्षण भी चलता है। तो ये प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है रिजर्वेशन क्या। तो रिजर्वेशन बेसिकली क्या था कि फिक्स कोटा,
मतलब हमने एक नौकरी अगर निकाली तो उसमें हमने फिक्स कर दिया कि इतने एसटी ही होंगे, इतने एसटी ही होंगे, इतने जनरल ही होंगे, इतने जो भी होंगे, जो भी आपका रिजर्व कोटा रहेगा वो हमने कोटा फिक्स कर दिया। और ये फिक्स कोटा भी दो तरीके का फिक्स, एक हुआ हॉरिजॉन्टल कोटा और एक हुआ वर्टिकल। मतलब आप कह सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन और आप इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। दो तरीके का रिजर्वेशन आपको दिया गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से क्या होता है। और रिजर्वेशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आर्टिकल 15 और 16 में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ में आ सकता है। आर्टिकल 15 और 16 में जाके आप देख सकते हैं रिजर्वेशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, देखो अगर जनसंख्या की बात करें अपने देश में तो जैसा कि सेंसस आता है, जनसंख्या गिनने के बाद आता है, तो एसटी, एसटी, ओबीसी इस तरीके से अभी तक तो ये क्लियर नहीं है हमारे देश में कि जात के हिसाब से कितना जनसंख्या है। ओबीसी की जनसंख्या कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम एक सैंपल लेके चले हॉरिजॉन्टल, अगर हम आरक्षण को लेके समझे तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण बेसिकली क्या है? हॉरिजॉन्टल आरक्षण बेसिकली क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 80 को 15% सीट फिक्स कर दी, अगर कोई नौकरी आई तो उस नौकरी में 80 की हमने कितनी जगह फिक्स कर दी? 15% जगह हमने फिक्स कर दी। एसटी के हमने कितनी जगह फिक्स कर दी? मान लो 7% जगह फिक्स कर दी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो मान लो 27% जगह फिक्स कर दिया हम लोगों ने। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने 10% की जगह फिक्स कर दी, और जो बच गए लगभग 40% वो हमने किसको दे दिया? अनरिजर्व लोग को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिकली क्या है या क्या है इसको समझो। अगर कोई नौकरी का पद आता है, इस नौकरी के पद में एसटी के लिए कितनी सीटें आ रही? 15%, एसटी के लिए कितनी आ रही? 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईबीएस, ईडब्ल्यूएस समझ लो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो पैसे से कमजोर है, जो गरीब हो। ठीक है, इस तरीके से महिलाओं की भी सीट होती है। ठीक है, फीमेल या विकलांगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए 5% हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? अगर मान लो कोई पेपर हुआ और उस पेपर में इन लोग की अलग कट ऑफ, क्लियर कट ऑफ रखी गई, और ये जो एससी वाला बंदा है वो उतने ही नंबर ले आया जो अनरिजर्व ने लाया, तो इन एससी वाले का मतलब ये हो गया कि पूरी नौकरी में मान लो 100 पद है तो 100 में 15 पद जो होगा वो एससी के लिए होगा, चाहे वो अपने आप से आ गया हो नौकरी में, या चाहे वो नौकरी उसको मतलब उसके नंबर कम रहे या उसको रिजर्वेशन दे के लाया गया। मतलब 15 से कोई 16 नहीं होगा, 15 ही सीट उनके लिए रहेगी। वो अपने से आ गए तो बढ़िया, क्या दिक्कत है, फिर रिजर्वेशन नहीं देंगे। कोई ओबीसी है, अगर 27 ओबीसी हम भरेंगे, अगर वो ओबीसी अपने से नंबर लेकर आ गया, उतने नंबर जितने चाहिए थे, तो ठीक है, नहीं लेके आया तो हमारा आरक्षण देके उसको ले आएंगे, लेकिन 27 ही रखेंगे, 27 के ऊपर हम उसको रिजर्वेशन नहीं देने वाले। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हमारे देश में जो चलता है वो चलता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? वही रेंज रखेंगे हम लोग, सेम चीजें होंगी, लेकिन अगर कोई जगह है उसमें 40 अगर अनरिजर्व है और एससी वाला बच्चा अगर इसमें आ गया, एससी वाला बच्चा अगर इसमें आ गया तो ये इसमें ही रहेगा। अभी भी हमको 15 लोगों को एससी में रिजर्वेशन देना है, देना। मतलब ये एससी वाला यहाँ आ गया तो वो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो 15 लोग जो नहीं आ पाए हैं, उन 15 को हमें रिजर्व देना ही देना, उनको रिजर्वेशन देना ही देना है। वो एसटी तो अपनी मेहनत से आया, रिजर्वेशन थोड़ी आया। मतलब इसमें उछाल करने की क्षमता होती है लोग। यहाँ पर क्या था, 15 हो गए, चाहे वो अनरिजर्व के अंदर आ गया हो, चाहे वो उतने ही नंबर लेके आ गया हो, ज्यादा नंबर लेके आ जाओ, 15 ही रखेंगे, 16वां नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई एसटी 40 अनरिजर्व के अंदर आ चुका है तो क्या बात है, वो रहने दो, तो उसमें जनरल की सीट गई। लेकिन जो 15% हमें देना था एसटी को रिजर्वेशन, वो हम देंगे ही देंगे। क्लियर है? तो वो 15% मतलब वो 15 बच्चे और आएंगे आएंगे, इसको छोड़ दो। ये 15 के ये है, वो एक्स्ट्रा है, 15 तो रहेंगे रहेंगे। इसको हम लोग कहते थे, या हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। हमारे कंट्री में जो चलता है वो बेसिकली वर्टिकल रिजर्वेशन चला है। क्लियर हुआ? रिजर्वेशन यहां समझ में आया? तो ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, अब कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में रहते हैं, कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में रहते हैं। फेवर वालों का अपना अलग तथ्य है, जो अगेंस्ट में रहते हैं उनके अलग तथ्य हैं, उनके अलग लॉजिक है, वो अलग लॉजिक देते हैं, फेवर वाले अलग लॉजिक देते हैं। फेवर वालों में जैसे कुछ महत्वपूर्ण लॉजिक पे हम बात करेंगे। जैसे कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है, एक लॉजिक ये सुनने को मिल जाता है कि हमारे पुख्तों ने, हमारे पुरखों ने ये काम किया है, उसकी सजा हम क्यों हो, हम क्यों रिजर्व कर, हम क्यों चल रहे। बात सही है, लेकिन बात यहाँ पे आके थोड़ी सी, मुझे जहां तक हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि जो आपके पुरखे हैं, बाबा, उन्होंने किसी का मर्डर किया हो, क्रिमिनल रहे हो, तो उस क्राइम के हकदार आप नहीं हो सकते। तो क्राइम के सजा आपको नहीं मिलेगी, होनी को थी, अगर वो मर गए, मिली नहीं मिली वो खत्म, अब आप लोग से। लेकिन अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें, सिविल अपील की बात करें, आपके बाबा ने जितनी प्रॉपर्टी कमाई, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को मिली, आपके पिताजी ने जो प्रॉपर्टी कमाई, वो प्रॉपर्टी आपको मिली। तो कहीं ना कहीं आपके बाबा के द्वारा कमाई गई जो प्रॉपर्टी है, जो वंचित वर्गों के शोषण से आई थी, या वंचित वर्गों को वो लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन चूंकि आप बड़े थे, आप बड़ी जाके थे, तो आपको वो लाभ मिला। उस लाभ का फायदा अगर आप उठा रहे हैं, तो ये भी बात सत्य है कि अगर उसमें से कुछ हक किसी को देना पड़ेगा, वो भी हक आपको देना चाहिए, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी का लाभ तो आप उठा रहे हैं जो प्रॉपर्टी आपके बाबा ने कमाई, और वो कमाई कहां से थी, वंचित वर्गों से। तो उस प्रॉपर्टी का अगर आप लाभ उठा रहे हैं, तो उस लाभ में अगर कुछ कटौती होगी, कुछ कटात होगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। ये है। और भी कई सारे तथ्य होते हैं। लोग कहते हैं ये समानता के खिलाफ है, ये लोकतंत्र हित में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये लोग जाएंगे तो फिर योग, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ये फेवर वालों की, एक बात मुझे समझ में आती है, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो हमें आरक्षित नहीं बल्कि योग्य लोग चाहिए होंगे। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो अभी कोरोना वायरस आ रहा है, चीन ने एक वायरस हमें भेज दिया, कितने लोग मर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आने वाले 100 सालों में ये भी हो सकता है कि जो युद्ध हो सैनिकों से ना हो, वायरस से हो, रोबोट युद्ध लड़े। क्योंकि हमारे देश से ज्यादा तकनीकी देश अमेरिका है, रूस है, चाइना है, उनसे लड़ने के लिए, उनसे ग्लोबलाइज लेवल पर अगर देखा जाए तो हमें योग्यता चाहिए, योग्य लोग चाहिए। और योग्य कहां से आते हैं, मेरिट से आते हैं। ऐसे में आरक्षित लोग अगर जाएंगे तब क्या होगा, प्रॉब्लम ये है। बात इनकी भी कुछ हद तक बिल्कुल सही है, सही बात।
ग्लोबल कंपटीशन में हमें योग्य लोग चाहिए होंगे, ये बात भी सही है। ये अगेंस्ट वाले बोलते हैं, जो आरक्षण के अगेंस्ट है वो बोलते हैं। जो आरक्षण के फेवर में है वो तो यही कहते हैं कि ये समानता का अधिकार है, लोकतंत्र के हित में है, हमारा अधिकार छीना गया है तो समान करने के लिए किया जा रहा है, ये तो उसके फेवर के लोग बोलते हैं। जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट है वो ये बात कहते हैं ग्लोबल के बाद, ये कहते हैं योग्य लोग चाहिए, योग्यता चाहिए। बिल्कुल बात सही, यहाँ पे हम इस तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं, मानते भी तब चाहिए होगा, योग्य लोग चाहिए होगा। बेसिकली अगर हम समझें योग्यता है, अगर हम योग्यता पे बात करें तो योग्यता है, योग्यता आती कहां? अगर मान लो कोई परिवार है रिच, और इस रिच परिवार में एक लड़का है ए, अब चूंकि ये परिवार रिच है तो इसका माहौल भी क्या होगा? अच्छा हो, इसकी पढ़ाई लिखाई भी क्या होगी? अच्छी हो, इसके ट्यूशन गाइडेंस सब कुछ अच्छा हो, तो ये लड़का जो होगा, इसकी जो इनकम, जो ये लड़का होगा ये कैपेबल हो जाए, सामर्थ्य हो जाए। अब जब कैपेबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब ये नौकरी करेगा तो इनकी जो इनकम होगी वो भी अच्छी हो, जब इनकम अच्छी होगी तो ये वापस से क्या बन जाएगी? रिच बन जाएगी, और ये सर्कल इसी प्रकार चलता है। लेकिन अगर मान लो कोई गरीब है, गरीब का बेटा है कोई, इसको उतनी सुविधाएं अगर नहीं दी गई, इतनी सुविधाएं अगर उसको नहीं मिली तो जाहिर सी बात है ये कैपेबल नहीं रहे, सामर्थ्यवान नहीं रहे। जब सामर्थ्यवान नहीं रहेगा तो इसको वो नौकरी नहीं मिलेगी, इसकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और फिर ये क्या बन जाएगा? गरीब बन जाएगा। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जो रिच है वो रिच होते जाएंगे और जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेंगे। इस बैलेंस को कैसे किया जाए? इसको हम लोग कहते हैं दुष्चक्र। क्या कहते हैं? दुष्चक्र है। इनको कैसे बैलेंस किया जाए? मानते हैं आपकी योग्यता वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी योग्यता वाला, लेकिन योग्यता तो ये है, और योग्यता आती कहां से? महात्मा गांधी ने भी कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, योग्यता जो है वो एक सोशल प्रोडक्ट है। योग्यता क्या है? वो सोशल प्रोडक्ट। योग्यता आप कोई घर से लेके नहीं आते, आपको समाज योग्य बनाता है, आपके जीन आपको योग्य बना सकते हैं, आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, आपके टीचर, आपकी क्लासेस, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपके फ्रेंड, ये लोग आपको योग्य बनाते हैं। योग्यता आप किसी ऐसा नेचुरल गिफ्ट लेके नहीं आते हैं कि मैं योग्य पैदा हुआ। आप धरती पर आए थे, वो भी धरती पर आया था, लेकिन आपको अच्छे परिवार मिला, अच्छा जीन मिला, आपके परिवार में कोई बाबा, दादा, कोई पिता, कोई तेज रहा होगा, वो जीन आप मिले। जीन पे भी आपको कोई अधिकार नहीं, वो तो एक मिल गया, गिफ्ट मिल गया। उसके बाद आपको स्कूल अच्छे मिले, आपको आईक्यू लेवल की मैं बात अलग से करूंगा, आईक्यू लेवल में अलग चीज होती है, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। माना कुछ लोग के अंदर आईक्यू लेवल पहले से होता है, लेकिन मैं नॉर्मल बिहेवियर की बात करूं तो समाज से ही आपको योग्यता मिलती है। तो अगर समाज ने आपको योग्य बनाया है तो योग्यता को आप समाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी अधिकार केवल आपको, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो योग्यता यहां पे निकलती है। माना कि ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमें योग्य चाहिए, लेकिन उस योग्यता को लाने के लिए भी हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम रिजर्व करेंगे तो हो सकता है यहां से भी कोई हमें योग्य मिल जाए, और जब योग्य मिल जाएगा तो वो भी ग्लोबल कंपटीशन में उतना ही अधिकार दे पाए, उतना ही हेल्प कर पाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आता है यहां पे मेरिट का, योग्यता। इसका एक और भाग मैं लेके आऊंगा, किन किन वर्गों को कितना मिलता है। लेकिन अगर मैं पूरे लेक्चर का कंक्लूजन करूं तो कंक्लूजन दो ही लेवल पे समझ में आ रहा है। दुख कब होता है, प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम है। अगर मैं अब के सिस्टम की बात करूं
मान लीजिए वंचित वर्ग के अंदर कोई समृद्ध हो गया, कोई पैसा वाला हो गया, कोई अच्छा हो गया, रिच हो गया, लेकिन चूंकि उसी को भी रिजर्वेशन भी मिल रहा है और दर पर दर उसकी फैमिली को रिजर्वेशन मिलता जाएगा, वो और समृद्ध होता जाएगा, उसके नीचे के जो वंचित वर्ग रह जाएंगे उनको उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। ये इसके ड्रॉबैक। तो कुछ सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, कुछ एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। हमारे समाज को देखिए, अगर हम अपने समाज भारत देश की बात करें तो सोशल जस्टिस भी चाहिए और हमारे देश को योग्यता भी चाहिए। ये दोनों ही बेहतर रिक्वायर। हमारी सरकार को या हमारे लोगों को कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से सोशल जस्टिस भी बना रहे, सामाजिक न्याय भी चलता रहे और जो योग्यता है वो भी हमारे देश को मिलता रहे। हम दोनों में सामंजस्य बना के चलते। दूसरी चीजें जो है वो मैं ये कहूंगा, जो आजकल की रिजर्वेशन व्यवस्था है उसके अंदर सुधार होना चाहिए। और सुधार में ये होना चाहिए, आज भी अगर आपको लगता हो कि कोई वंचित वर्ग है उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे एक्ट पास होने चाहिए जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कुछ व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए जिससे ये चीजें बंद हो। लेकिन रिजर्वेशन पूर्णतः रूप से गलत था, वो गलत है। रिजर्वेशन सही है, ये मेरा अपना मानना है। हाँ, व्यवस्था में कुछ खराबी है, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, लेकिन जो है वो चाहिए होगा, उन लोगों को अधिकार चाहिए होगा। हमारा आपका अधिकार है, फैसला आपको करना है। मैंने लेक्चर आपको पूरा दे दिया है, थोड़ी चीजें छुट्टी हुई है, थोड़ी चीजें मैंने फास्ट में पढ़ाया क्योंकि लेक्चर ज्यादा 1 घंटा और बढ़ जाता अभी। उन चीजों पे मैं कभी और आऊंगा रिजर्वेशन पे किसी और दिन, मैं कोई डेट तो नहीं बताऊंगा, किसी और दिन किसी और मुद्दे पे लेके आएंगे, बात करेंगे रिजर्वेशन का जो कंप्लीट टॉपिक है, किसको मिलता है, कितना मिलता है, पॉलिटिक्स में कितना है, जॉब पे कितना है, प्रमोशन में कैसे है, इन सब पे बात करेंगे कि प्रमोशन में कितना होना चाहिए, जॉब में कैसे होना चाहिए, प्राइवेट जॉब में कैसे होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में किस लेवल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे इसको डिटेल में। लेकिन आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा ना करते हैं, इसको शॉर्ट में रखते। यहाँ तक आपको मैंने समझाया, शायद ये भी मेरे ख्याल से घंटे भर की क्लास हो गई होगी, 40-50 मिनट की हो गई होगी, और पहले वाला भी मैंने आपको बताया। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में समझें। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, कोई कमी लगी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर उसे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उसके भी टॉपिक लेकर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।